देश के प्रथम गृह मंत्री हमारे अखंड राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह अनसुनी कहानी जिसे हम सभी देशवासियों को सुनना एवं जानना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ लौह पुरुष महान सरदार पटेल की आत्मकथा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नाडियाड नामक शहर में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत साहसी एवं कठोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व थे। उनके पिता का नाम झवेर भाई एवं माता का नाम लाड़बाई था। पिता झवेर भाई गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव करमसाड़ में रहते थे। उनके पास खेती बाड़ी के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी से वह खूब मेहनत करके अपने परिवार की गुजर बसर करते थे। झवेर भाई देशभक्त थे। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में रहकर 1857 की क्रांति में भाग ले चुके थे। वह कहते थे, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर और देशभक्त महारानी ना तो कभी पहले हुई और ना बाद में ही। वह रानी लक्ष्मीबाई को देवी का अवतार मानते थे और इसी कारण वह उनकी सेना में भर्ती हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति प्राप्त होने के बाद वह बंदी बना लिए गए थे। जब उन्हें बंदी बनाया गया तो उन्होंने कहा, तुम गोरे लोग सोचते हो कि हमें बंदी गृह में डालकर निर्भय होकर शासन करोगे। ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है, क्योंकि एक क्रांतिकारी भारतीय को कारागार में डालोगे तो देश में 10 नए क्रांतिकारी पैदा होंगे। उन्होंने कैद में अन्य साधारण कैदियों के अंदर भी जब देशभक्ति के भाव भरने शुरू कर दिए तो उन्हें बंदी गृह से छोड़ दिया गया। उसके बाद वह गांव करमसाड़ वापस आ गए एवं खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। उनके 4 बेटे एवं 1 बेटी थी। बेटों के नाम नरसिंह भाई, विट्ठल भाई, वल्लभ भाई एवं काशी थे। बेटी का नाम डाबिहा था। झवेर भाई अपने सभी बच्चों को बचपन से ही सामान्य गणित एवं पहाड़े का अभ्यास कराते। साथ ही उनके अपने बच्चों को सदा ईमानदार एवं निडर बने रहने की सीख उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक थी। बालक वल्लभ अपने जीवन में शुरुआती समय से ही मेहनती एवं लगनशील स्वभाव का था। वह अपने पिता के साथ खेतों में मन लगाकर काम करता था एवं उनका हाथ बटाता। वल्लभ बचपन में कहते थे, हम कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि परिश्रम जितना ज़्यादा होगा उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। एक दिन उसके पिता ने पूछा, वल्लभ क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा परिश्रम करते हो? वल्लभ भाई ने कहा, मनुष्य के जीवन में तो कष्ट आते ही रहते हैं, परंतु वह व्यक्ति महान है जो कष्ट सहकर भी किसी कष्ट का तनाव अपने मन पर हावी नहीं होने देता। कर्मठ, सहनशील और स्वावलंबी बालक वल्लभ भाई जब थोड़े बड़े हुए तो पिता झवेर भाई ने उनका दाखिला गांव से थोड़ी दूर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में करा दिया। स्कूल में उन्हें गणित व गुजराती भाषा की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा खत्म करने के बाद वल्लभ ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई की तरह ही अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा जाहिर की, पर समस्या यह थी कि गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। इसलिए वल्लभ भाई को पास के शहर में स्थित स्कूल में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दाखिला करा दिया गया। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी नित्य 9 से 10 किलोमीटर पैदल उस शहर में जाते थे। गर्मियों में स्कूल सुबह 7 बजे लगता था, इसलिए सूर्योदय से पहले ही घर से निकलकर खेतों से हो जाना पड़ता था। एक खेत की मेड़ पर लगे एक पत्थर से अक्सर किसी न किसी को ठोकर लग जाती थी। एक दिन उस सीमा को पार करने के बाद जब साथियों ने देखा कि उनमें से एक कम है, वल्लभ भाई पीछे छूट गए हैं। किसी ने कहा, लगता है वह खेत की मेड़ पर किसी चीज़ से जोड़ आजमाइश कर रहे हैं। दूसरी साथी ने आवाज़ दी, तुम पीछे क्या कर रहे हो? स्कूल को देर हो रही है। वह बोले थे, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में उस गड़े हुए पत्थर को हटाकर वह उनसे जा मिले और सहज भाव से बोले, रास्ते में इस पत्थर से अंधेरे में ना जाने कितनों के पैरों में चोट आई होगी।
आते जाते चोट लगे और रुकावट पड़े, ऐसी चीज़ को हटा देने ही उचित होता है। शुरू से ही वल्लभ में जन कल्याण, अगुवाई एवं संगठन के गुण दिखाई देने लगे थे। एक बार उनके पैर में एक फोड़ा निकल आया था। जब फोड़ा काफ़ी बढ़ गया तो वैद्य ने उसे फोड़ने की सलाह दी। एक लोहे की सरिया गर्म करवाई गई, लेकिन वैद्य यह सोचकर कि यह बच्चा किस प्रकार दर्द सहन कर पाएगा, फोड़ा दागने का साहस नहीं कर सके। अचानक ही वल्लभ भाई ने गर्म सरिया उठाई और खुद ही फोड़ डाला। उनके मुख से उफ तक नहीं निकला। वल्लभ ने अपने अद्भुत साहस एवं मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया। उनकी शिक्षा के दौरान कई बार उनकी झड़पें उनके ऐसे अध्यापकों से हुई थी जो उन्हें दूसरे बच्चों के साथ या खुद उनके साथ अन्याय करते प्रतीत हुए। बचपन से ही वह जो भी काम करते तो पूर्णतया उसमें डूब जाते थे और पूरा करके ही दम लेते थे। अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ वह जोरदार आवाज़ उठाते थे। हम लोग जितना भी दबेंगे, हम पर उतना ही अधिकार अत्याचार किया जाएगा। किसी ने पूछा, मगर हम पर अत्याचार हो क्या रहा है? क्या तुम नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। हम लोगों के ऊपर अंग्रेज शासन करते हैं, इससे बड़ा और क्या अत्याचार भला क्या होगा? जो बालक मात्र विदेशी शासन को ही अत्याचार की श्रेणी में रखता था, वह अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों को भला किस श्रेणी में रखता होगा? इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हो। यही बालक वल्लभ आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक चमकदार सितारा बनकर छा गया और वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुर्मी क्षत्रिय परिवार का यह बच्चा भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। वल्लभ भाई ने पूरे जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए काम किया और अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। वह भारतीय इतिहास के एक ऐसे सम्मानित नक्षत्र के रूप में अवतरित हुए जिसकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रहेगी। वल्लभ भाई की आयु अभी 18 साल की ही थी जबकि उनका विवाह पास के गांव ही एक लड़की से करा दिया गया। उनका नाम झवेरबा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा कर लेना चाहिए। क्यों, तुम जो आ गई? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, खर्च बढ़ गया, घर वालों पर अब तक तो मैं ही बोझ था, अब तुम भी आ गई हो। क्या तुम मुझे बोझ समझते हो? नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? यही कि अपनी पत्नी का खर्च पति को ही उठाना चाहिए। आपके विचार अति उत्तम हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़कर सरकार में बड़े अफसर बनो। धत तेरी की! क्यों? पत्नी ने कहा, क्या बड़ा अफसर बनना हर किसी का सपना नहीं होता? होता होगा, वल्लभ भाई ने कहा, लेकिन मेरा सपना तो कोई और ही है। क्या सपना है तुम्हारा? अफसर बनना तो है, मगर सरकार के अधीन नहीं। फिर कैसा अफसर बनना चाहते हो? गरीब और पीड़ितों का अफसर? मतलब मेरा हृदय तो अधिवक्ता बनने को कहता है। यह भी ठीक है, पत्नी ने कहा। डॉक्टर, वकील और मास्टरों की तो इस जग में इज्जत सबसे ज़्यादा है। उनकी पत्नी अपने मायके चली गई ताकि वल्लभ की पढ़ाई में अड़चन पैदा ना हो। वल्लभ भाई के पिता के पास धन की कोई कमी ना थी, फिर भी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने खुद धन कमाना शुरू किया। जब उन्होंने अनुभव किया कि अब वे काफ़ी धन कमाने लगे, तब वे अपनी पत्नी झवेरबा को बोरसाड ले आए। जब 1897 में वल्लभ भाई ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तब वह 22 साल के थे। पढ़ाई के अलावा उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी भी थी। अप्रैल 1903 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। उनका नाम मनीबेन रखा गया। 2 साल बाद ही उनका घर बेटों की किलकारियों से गूंज उठा। उनका नाम डाहिया भाई रखा। इधर वल्लभ भाई के मन में एक इच्छा बलवती होती जा रही थी। वे इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़कर एक बड़े वकील बनना चाहते थे, पर उनके पास धन की कमी थी, जिसके कारण उन्हें अपना सपना अधूरा ही दिखता था। वल्लभ भाई ने हिम्मत नहीं हारी।
सबसे पहले तो वह पुस्तकें उधार लेकर पढ़ने लगे और दूसरी तरफ बहुत मेहनत करके उन्होंने जिला अदालत की परीक्षा पास कर ली। इंग्लैंड जाने के लिए उन्हें 12,000 रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए वह पूरी लगन से मुकदमे लड़ने लगे। अब उनकी पसंद आपराधिक मुकदमों में भी रहने लगी। इस सबसे पीछे उनका उद्देश्य इंग्लैंड जाने के लिए जरूरी धन इकट्ठा करना था। वह अपना काम पूरी लगन एवं ईमानदारी से करते थे। लोग उनकी न्यायप्रियता से प्रभावित थे। शीघ्र ही उन्होंने 12,000 रुपये इकट्ठे कर लिए एवं एक टिकट एजेंट के पास टिकट लेने गए और इंग्लैंड से अपने लिए बुलावे का इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद बुलावा आया, लेकिन पत्र पर बी पटेल का नाम लिखा था एवं पत्र विट्ठल भाई पटेल को मिला था। वल्लभ भाई ने बड़े भाई को अपनी इच्छा एवं योजना के बारे में बताया, लेकिन बड़े भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें इंग्लैंड जाने दिया। यद्यपि वल्लभ भाई तब इंग्लैंड नहीं पहुंच पाए थे, पर इस घटना ने उनके सज्जन एवं त्यागशील होने का प्रमाण दे दिया था। शायद तभी तो उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। फिलहाल वल्लभ भाई भारत में ही पूरे मन से वकालत करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इधर उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। सन 1908 में झवेरवा के ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। जिस समय झवेरवा मृत्यु से आंख मिचोली खेल रही थी, वल्लभ भाई ने उस समय भी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता के बावजूद वकालत का काम जारी रखा। एक दिन जब वह अदालत में एक मुकदमे की पेशवी कर रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने आकर लिखित संदेश दिया। उसे पढ़ने के बाद वल्लभ भाई ने संदेश वापस जेब में रख लिया एवं जिरह में व्यस्त हो गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन न थी। वह चुपचाप अपने काम में लगे रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब अदालत की कार्यवाही समाप्त हुई, तो वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके और निराशा में एक कुर्सी पर बैठ गए। दरअसल उस संदेश में उनकी 29 वर्षीय पत्नी झवेरवा की मृत्यु का समाचार था। ऐसे कर्तव्यपरायण थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बाद में लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई। फिलहाल 1908 में पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद 1910 में वल्लभ भाई का सालों पुराना स्वप्न एक वास्तविकता में बदल गया। जबकि जुलाई 1910 में उन्हें इंग्लैंड जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मिडल टेम्पल में वकालत की पढ़ाई पूरे परिश्रम से की। उनका अधिकांश समय पुस्तकालय में बीतता था। उन्हें इसकी परीक्षा पास करने में 1 साल 10 महीने का समय लगा और उन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरा अध्याय, किसानों का मसीहा। सन 1913 में वल्लभ भाई पटेल भारत वापस आ गए और वापस आकर अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत का काम शुरू कर दिया। यद्यपि उन्होंने बहुत जल्दी ही काफ़ी प्रसिद्धि एवं धन कमा लिया था, लेकिन वे घर परिवार के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करना चाहते थे। अतः वे सामाजिक कर्मों में रुचि लेने लगे। सन 1917 में अहमदाबाद की नगर पालिका में चुनाव में वल्लभ भाई विजयी घोषित किए गए और उन्हें सैनिटरी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नगर की साफ सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। एक बार दुर्भाग्यवश नगर में प्लेग महामारी फैल गई, पर ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत सावधानी से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाया और शहर को जल्दी से महामारी से मुक्त कराया। गांधी जी से पटेल की पहली मुलाकात 1917 में ही गोधरा में हुई। उस समय गांधी जी गुजरात सभा की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पटेल जी स्वतंत्रता के संबंध में गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ काम करने को तैयार हो गए। उस दिन पटेल जी ने गांधी को भोजन करने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण के फलस्वरूप ही गांधी जी सरदार पटेल और कुमारप्पा के साथ भोजन करने बैठे। गांधी जी उन दिन नीम की चटनी का नियमित प्रयोग करते थे।
खाते पीते उन्होंने सहज स्नेह और वात्सल्य के वशीभूत हो एक चम्मच नीम की चटनी श्री कुमारप्पा की थाली में डाल दी। बगल में बैठे सरदार पटेल यह देख रहे थे। वे इस सुअवसर का लाभ उठाने से क्यों चूकते। गंभीर होते हुए कुमारप्पा से बोले, आपने देखा, बापू अभी तक कोई बकरी का दूध ही नहीं पीते थे, पर अब तो बकरी का चारा भी खाने लगे। उसी समय बिहार में चंपारण आंदोलन चल रहा था। बिहार में अंग्रेज नील की खेती करने वाले किसानों के साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। गांधी जी इस जगह का दौरा करने पहुँचे। उसी समय अंग्रेज जिला अधीक्षक ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, पर गांधी जी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पटेल जी इस घटना से गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। इस महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में व्यस्त थे, तो इधर वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि आसपास के गांवों में बेगारी प्रथा का बोलबाला है। उन्होंने इस प्रथा को हटाने का पक्का इरादा कर लिया और इस आशय के उन्होंने कमिश्नर को एक पत्र दिया। पटेल की धाक की वजह से कमिश्नर को उनकी बात माननी पड़ी और उसने बेगारी को कानून के विरुद्ध घोषित किया। पटेल जी की इस सफलता से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप दोनों नेताओं ने घनिष्ठता बढ़ती चली गई। उन दिनों खैरा नामक गांव के किसानों के साथ सरकार अन्यायपूर्ण तरीके से लगान वसूली रही थी, जबकि खराब मौसम के चलते वहां के किसानों की फसल बेकार हो गई थी। अतः किसान लगान न देने के लिए मजबूर थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का व्रत लिया। वल्लभ भाई भी उस समय खैरा में ही थे, अतः वह भी इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने गांव-गांव में घूमकर किसानों को इकट्ठा किया एवं उनसे कहा कि आप सरकार से स्पष्ट कर दीजिए कि हम लगान नहीं दे पाएंगे। वल्लभ भाई के कुशल अगुवाई के चलते किसानों ने ऐसा ही किया। इससे सरकार आग बबूला हो गई और सरकार ने किसानों को सबक सिखाने की दमनकारी नीति अपनाई एवं उनके घरों के सामान जब्त करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में पहले तो किसान घबरा गए, पर बाद में वल्लभ भाई की अगुवाई में वे सरकार के विरोध में खड़े हो गए। आखिर में सत्य की जीत हुई एवं पटेल जी की मेहनत सफल हुई। अंग्रेज सरकार ने लगान वसूलने का अभियान रोक दिया। इस घटना से पटेल जी की रातों रात कुशल अगुवाई करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्धि हुई। उनकी देश भर में एक विशिष्ट पहचान बन गई। देश भर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। गांधी जी और नेहरू जी के भाषण जहां भी होते थे, लोग चाहते थे कि उनसे पहले वे किसानों की मसीहा सरदार पटेल का भाषण सुने और लोगों की इसी चाहत को देखते हुए उन्हें देश भर में आमंत्रित किया जाने लगा। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आंग्ल ही नहीं देश भर के देसी रजवाड़ों के राजा भी उन्हें मान सम्मान देने लगे थे। तीसरा अध्याय, जंग ए आज़ादी का सिपाही। सन 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसके अनुसार सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार का विरोध करे कैद कर सकती थी। इसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी और पटेल जी की अगुवाई में देशवासियों ने कमर कस ली। पूरे देश में इसके खिलाफ हड़तालों का आयोजन हुआ। पटेल जी अहमदाबाद की हड़ताल की अगुवाई कर रहे थे। इसकी सफलता से भयभीत होकर अंग्रेज सरकार ने सांप्रदायिक दंगे करा दिए। दंगों ने दिल्ली को हिला कर रख दिया। गांधी जी ने तब दिल्ली आना चाहा, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया और रास्ते में ही पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अहमदाबाद में भी दंगे होने लगे। पटेल जी दंगों को रोकने के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। तभी दुष्ट जनरल डायर ने बेकसूर जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें हजारों बेकसूर नर नारी मारे गए। इस घटना की पूरी दुनिया में आलोचना हुई और यह दिन भारत के लिए
इतिहास में काला दिन बनकर रह गया। इस घटना से पूरे देश में क्रोध फैल गया। इधर अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वल्लभ भाई ने सत्याग्रह नामक पत्रिका के श्री गणेश किया। उस समय दिल्ली में तो दंगे हो ही रहे थे और उनका असर अहमदाबाद में भी खूब हो रहा था। सरकार ने वल्लभ भाई को काम न करने देने के लिए उनके घर पर पहरा बैठा दिया। पुलिस वाले उन्हें लगातार परेशान करते रहे, पर वह अपनी गतिविधियों में पहले की भांति लगे रहे। गुजरात राजनीतिक परिषद का सालाना अधिवेशन नाडियाड में हुआ था। इस सम्मेलन में पटेल जी ने अपने विचार रखे। हमें राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सरकार से असहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार स्थानीय जनता के सहयोग के बिना प्रशासन को सही ढंग से नहीं चला सकती। अतः सरकार से निपटने का यही सही मार्ग है। वल्लभ भाई के इस प्रस्ताव का लोगों ने खुलकर दिल से समर्थन किया। इसी अधिवेशन में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के बारे में तय किया गया। कलकत्ता में कांग्रेस की सभा हुई थी। लाला लाजपत राय सभा के सभापति थे। उन्होंने भी अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जनता से सरकार का असहयोग करने के लिए अपील की। उन्होंने लोगों को नौकरी, स्कूल, दफ्तर, अदालत एवं दूसरे सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों से नौकरी छोड़ते हुए असहयोग की वकालत की। अपने देश की वस्तुएं अपनाने पर बल दिया। वल्लभ भाई भी असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे। अतः ऐसी स्थिति में खुद एक आदर्श बनते हुए वकालत उन्होंने छोड़ दी। अब वे पूर्ण रूप से आज़ादी के आंदोलन में संलग्न हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना बंद कर दिया। अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देते हुए उनका पूरा परिवार ही खादी के कपड़ों का उपयोग करने लगा। इस सभी घटनाओं का असर लोगों पर तेजी से पड़ रहा था। अहमदाबाद की नगर निगम ने अपने स्कूलों का संबंध सरकार से तोड़ लिया और इसके लिए प्रेरणा का काम पटेल जी ने किया था। परिणाम स्वरूप सरकार से उनका जबरदस्त टकराव हुआ। आखिर में मामला अदालत में पहुंचा, क्योंकि सरकार ने इस कदम के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनानी चाहिए, पर अंततः वल्लभ भाई की कार्यकुशलता एवं हिम्मत के चलते सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सरदार पटेल बारडोली के कारण राष्ट्रीय नेता बने। बारडोली तालुका गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। बारडोली पर अंग्रेज सरकार की खराब नज़र रहती थी एवं इसका प्रमुख कारण वहाँ की ज़मीन का अत्यधिक उपजाऊ होना था। सरकार को वहाँ के किसानों से लगान के रूप में भारी भरकम रकम मिलती थी, लेकिन सरकार को बारडोली के किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही थी। अतः सरकार ने किसानों का लगान बढ़ा दिया। अब किसानों की 30% अधिक पर लगान के रूप में जमा करना था। इस तरह की घोषणा सुनकर किसान इस अन्याय से बौखला उठे। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के पूरे सहयोग सहित इस निर्णय के विरोध में खड़े हो गए। गांधी जी 1 फरवरी 1922 को करबंदी आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। गांधी जी ने किसानों से कहा, आप अधिक लगान देने से स्पष्ट इनकार कर दीजिए। वल्लभ भाई ने भी इस आंदोलन में जोर शोर से भाग लिया। वह जगह जगह गए, किसानों को संगठित करने लगे। तभी अचानक 8 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड हो गया, जिसमें बहुत अधिक हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों का एक छोटा सा दल अंग्रेजों का विरोध करता हुआ एक गली से गुजर रहा था। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा। इससे हिंसक भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। गांधी जी ऐसी हिंसा को देखकर घबरा उठे। आखिर में उन्होंने सहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को आधार बनाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब आंदोलन को पूरी जिम्मेदारी वल्लभ जी के कंधे पर आ पड़ी, वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित करना शुरू किया था। आखिर में उसकी अगुवाई में किसानों ने बढ़े हुए कर देने से इनकार कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि जो लोग बढ़े हुए कर को नहीं देंगे उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा तथा उनकी ज़मीन, पशु एवं घर जब्त कर लिया जाएगा।
इस घोषणा ने किसानों में भय की लहर दौड़ दी, लेकिन वल्लभ भाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने किसानों को समझाते हुए कहा, आप सभी धीरज से काम लें, साहस बनाए रखें। अंग्रेज कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे खेतों को अपने साथ इंग्लैंड नहीं ले जा सकते। जिस प्रकार एक पागल हाथी छोटे जानवरों को कुचलने में विश्वास रखता है और शक्ति के घमंड के चलते अपनी सबसे छोटी विरोधी चींटी को अनदेखा कर देता है, पर वह नहीं जानता कि यदि यही चींटी उसकी सूंड में घुस जाए तो क्या होगा। इस प्रकार वल्लभ भाई के समझाने बुझाने पर किसान सरकार को लगान नहीं देने के लिए तैयार हो गए और खुद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस आशय से सूचित किया। कुर्की और अन्य अत्याचार करने वाले सरकारी अधिकारियों के आगमन की सूचना देने के लिए प्रत्येक गांव में ढोल नगाड़ों का प्रबंध किया था। उनकी ध्वनि होते ही पुरुष गांव छोड़ जाते, स्त्रियां घरों में रहती, चारों ओर सुनसान हो जाता। एक दिन बालोड़ में वल्लभ भाई पटेल भाषण दे रहे थे। अचानक कुर्क की हुई भैंसों ने थाने में रेंकना प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई ने झट से कहा, सुनो, ये भैंसें क्या कहती है। रिपोर्टर लिख लें कि बालोड़ के थाने में भैंसें भी अंग्रेज राज्य को कोस रही है। इस पर वल्लभ भाई पटेल आंदोलन की सफलता के लिए जी जान से जुट गए। इसके लिए उन्होंने आसपास के गांव में आश्रम बनाए, 8 छावनियों बनाई, 5 प्रमुख केंद्र बनाए एवं प्रत्येक केंद्र की देखभाल के लिए अलग अलग मुखिया बनाए। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के विरोध एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। किसी भी कीमत पर वह आंदोलन को सफल होते देखना चाहते थे। उन्होंने अफवाहों से बचने के लिए एक प्रकाशन विभाग भी बनाया। यह विभाग वल्लभ भाई द्वारा किए गए कामों की पूरी जानकारी आंदोलनकारियों तक पहुंचाता था। उन्होंने सभी किसानों की तरफ से एक मांग पत्र तैयार किया। धीरे धीरे किसानों ने मांग पत्र पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। कुछ किसान अंगूठे लगाते और मांग पत्र पर एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। वहां के किसान भी उस पर हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते थे। जब सरकार को इस बारे में पता चल लगा तो उसने कुछ किसानों को लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते हुए किसानों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन वल्लभ भाई पहले से ही होशियार थे और उन्होंने सभी किसानों को अंग्रेज़ों की कूटनीति की चेतावनी दे दी थी। सरकार ने किसानों पर लगान चुकाने के लिए बार बार दबाव डाला, पर किसानों ने अन्यायपूर्ण तरीके से बढ़े हुए लगान को जमा नहीं किया और लगान जमा करने का समय निकलने के बाद भी सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सरकार ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। किसान घबरा गए, लेकिन वल्लभ भाई कुशल अगुवाई एवं प्रेरणा के चलते किसानों ने सत्याग्रह के बल पर अंग्रेज़ों से लोहा लेना जारी रखा। महिलाएं तक इस आंदोलन में कूद पड़ी। पूरा गुजरात वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता मानने लगा था। जगह जगह से उन्हें जब किसानों की एकजुटता के समाचार मिलते तो वह पहले से भी अधिक उत्साह से आंदोलन की सफलता के लिए प्रयास करते। वह किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहते, सरकार साम दाम दंड भेद के सहारे किसी भी तरह इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, पर मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप धीरज बनाए रखते हुए अंग्रेज़ों की कूटनीति सफल नहीं होने देंगे। वल्लभ भाई के इन शब्दों का जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ा और लोगों ने आकाश को गुंजा देने वाले नारों से उनकी बातों का समर्थन किया। जनता में वल्लभ भाई की मांग को सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु सरकार ने संगठन को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किए। इससे पूरे देश में उसकी कड़ी आलोचना हुई और अपने सभी प्रयासों के बावजूद सरकार अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो सकी। थक हार कर सरकार ने अपना हठ छोड़ दिया और सत्याग्रहियों की सभी मांगे मान ली। यह खबर सारे देश में फैल गए एवं सभी लोग झूम उठे। जगह जगह वल्लभ भाई की प्रशंसा होने लगी। अब लोग उन्हें सरदार मुखिया के उपनाम से जानने लगे।
यह नाम वल्लभ भाई को आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था और वल्लभ भाई ने भी अपनी काम की क्षमता एवं कुशल अगुवाई द्वारा इस शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया था। वह आंदोलन में शारीरिक हिंसा की इजाज़त नहीं देते थे। वह कहते थे, हम बिना अस्त्र शस्त्र के शांति से सरकार के विरुद्ध जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं उतने उतावले एवं क्रोध बनकर नहीं, हम शांति से अपनी बात सरकार के सामने अच्छी प्रकार रख सकते हैं। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने कई आंदोलन अद्भुत योग्यता से सफलतापूर्वक चलाए और अंग्रेज सरकार को कई बार उनकी रणनीतियों से सम्मुख घुटने टेकने पड़े। वल्लभ भाई का परिवार खेती से जुड़ा था, अतः वह खेतिहारों, मजदूरों आदि की परेशानियों को भली प्रकार समझते थे। इसलिए उनमें सभी प्रकार की समस्याओं को समझने की अद्भुत क्षमता थी। खुद उनका बचपन जीवन संघर्ष की अविचल बुनियाद पर खड़ा हुआ था। वह केवल तोड़ फोड़ के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वह संरचनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों द्वारा वहाँ की बहुसंख्यक जनता को एकजुट करना चाहते थे और उन्होंने कई बार ऐसा किया भी। फिलहाल बारडोली सत्याग्रह की सफलता ने उन्हें देश की पहली कतार में नेताओं के मध्य खड़ा कर दिया। वल्लभ भाई लगातार देश की भलाई के लिए काम कर रहे थे। उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में उनकी कठोर इच्छा शक्ति, लगनपूर्वक जी तोड़ मेहनत करने की क्षमता एवं दूरदर्शिता प्रमुख थी। वह थोड़े संकोची स्वभाव के भी थे। एक बार दिसंबर 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब वह वहां पहुंचे, जनता उन्हें देखने के लिए टूट पड़ी। पर वल्लभ भाई संकोचवश मंच पर भी आना नहीं चाहते थे, लेकिन नेताओं ने किसी प्रकार उन्हें मंच पर ला खड़ा किया। लोगों ने जयघोष से उनका स्वागत किया। वह जनता के प्यार एवं स्नेह को देखकर भाव विभोर हो उठे और जनता को धन्यवाद देकर बैठ गए। लाहौर में हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने का निश्चय किया गया। सभी नेताओं ने मिलकर भविष्य के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की। मार्च 1930 को गांधी जी ने देशवासियों को संगठित करने के लिए नमक को सांकेतिक लक्ष्य बनाकर नमक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। इससे अंग्रेज सरकार आने वाले खतरों को भांप गई और उसने अपने आला अधिकारियों को इस आशय से सूचित कर दिया कि वल्लभ भाई पटेल भी आंदोलन के लिए कमर कस चुके थे। उन्होंने राजगांव में एक बड़े आदमियों के समूह के सामने भाषण देने का विचार बनाया। अंग्रेज सरकार यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वल्लभ भाई जनता के बीच लोकप्रिय ही नहीं हैं, बल्कि उनके शब्दों में इतनी ताकत है कि वह कितने भी बड़े आदमियों के समूह को उत्साहित कर सकते हैं। जब वल्लभ भाई सभा को संबोधित करते ही वाले थे कि तभी जिला अधिकारियों ने आकर उन्हें एक पर्ची दी, जिस पर लिखा हुआ था कि आप इस सभा में आगे नहीं बोल सकते। पटेल जी यह चेतावनी पढ़कर गुस्सा हो बोले, अगर मैं अपना भाषण शुरू कर दूं तो आप क्या करेंगे? अधिकारी ने तेज शब्दों में जवाब दिया, हम तब आपको गिरफ्तार करेंगे। इतना सुनते ही वल्लभ भाई ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया और उस अधिकारी ने आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस उन्हें जीप में डालकर ले गई और जाते जाते वल्लभ भाई ने सभा से हंसते हुए विदा ली। उन्होंने कारावास की सज़ा सुनाकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। यह वल्लभ भाई की पहली जेल यात्रा थी। इस प्रकार वल्लभ भाई को भाषण देने का अवसर भी नहीं दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में सुनकर अहमदाबाद के हजारों लोगों ने नमक सत्याग्रह के लिए मर मिटने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिलहाल 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने असंख्य अनुयायियों के साथ नमक सत्याग्रह के लिए चल दिए। उन्हें दांडी पहुंचना था। वह लगातार बढ़ते गए। गांधी जी के आह्वान पर पटेल जी की गिरफ्तारी एक देश के हालातों के मद्देनज़र बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। वकील ने वकालत, अध्यापकों ने विद्यालय जाना, व्यापारियों ने दुकान खोलना छोड़ दिया। इस प्रकार के लोग इस अद्भुत यात्रा में जोर शोर से सम्मिलित हुए। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया
और नमक बनाया गया। वल्लभ भाई को सरकार अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकी। जून के आखिरी सप्ताह में वल्लभ भाई जेल से छूट गए। उन दिनों भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज सरकार मोतीलाल को जेल भेजने की योजना बना रही थी, लेकिन महात्मा गांधी उस समय के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते अंग्रेज सरकार की मंशा भांप गए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस की अगुवाई को वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सौंप दिया। आगे चलकर सन 1931 में उन्हें एकमत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। जब महात्मा गांधी से उनकी पसंद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पद के लिए सरदार पटेल तो बेहतर चुनाव कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस खबर को सुनकर गुजरात की जनता खुशी से झूम उठी एवं वल्लभ भाई ने इस अवसर पर कहा, आपने एक किसान को भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया है। मैं अपनी पूरी मेहनत एवं लगन से पार्टी के काम एवं पार्टी को मजबूत करने को प्रयत्नशील रहूँगा। अंग्रेज सरकार ने अब अनुभव किया कि जब तक कांग्रेसी संगठन की जड़ों को कमज़ोर नहीं किया जाता, तब तक भारतीय उनकी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहेंगे। उनकी अपनी इस गंदी इच्छा को पूरी करने हेतु सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया और कांग्रेस के दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी क्रियाकलापों के पीछे सरकार की मंशा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने एक फिर इसके खिलाफ जनता को एकजुट करने का प्रयास तेज कर दिया। इधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस निकट आ रहा था। वह अपने जीवन के 74वें वसंत देख चुके थे। पटेल जी उनके जन्म दिवस के मौके पर उनका भारी मान सम्मान करना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पटेल जी एवं मदन मोहन मालवीय एक शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जुलूस को चारों तरफ से घेर कर बीच में ही रोक दिया। परिणाम स्वरूप जनता विद्रोह पर उतर गई और इस स्थिति में पुलिस ने जनता पर लाठियां बरसा दी। वल्लभ भाई को जेल में भेज दिया गया और उन्हें 3 महीने की सज़ा सुना दी गई। जेल से वापस आने के बाद भी वल्लभ भाई फिर से देश के लिए लाभ के कार्यों में संलग्न हो गए। इसी श्रृंखला में एक बार बम्बई में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सरकार से विरोध प्रकट करने के लिए जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने एक बार फिर जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया, पर आंदोलनकारी वहां से ना हटकर जमीन पर ही बैठ गए। बारिश भी होने लगी, लेकिन वे लोग परेशान नहीं हुए। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन पुलिस आंदोलनकारियों को झुका नहीं पाई। अंततः कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल की सीखचों के पीछे पहुंचा दिए गए। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल दोनों को यरवदा जेल में एक साथ ही नज़रबंद कर दिया गया। दोनों नेताओं ने पुणे की यरवदा जेल में लगभग 16 महीने साथ साथ काटे। जेल से बाहर आने पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो बात कही थी वो यह थी कि मेरी ज़िंदगी की कई खुशियों में से एक सरदार पटेल के साथ यहाँ इस जेल में रहना रहा। उनकी देश के लिए प्रति श्रद्धा एवं आज़ादी के लिए साहसपूर्वक किए जाने के प्रयासों में सच्ची स्थिति तो बेजोड़ है ही, लेकिन उनके मेरे प्रति प्रेम ने भी मुझे जीत लिया है। उन्हें जेल से बाहर आए काफ़ी समय भी नहीं बीता था कि फिर जेल में डाल दिया गया। देश में सुलगते हालातों के चलते सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक कर बातचीत करने की योजना बनाई एवं इसके तहत लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की। पर क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में थे, इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने घुटने टेक दिए और गांधी जी, पटेल जी सहित अन्य प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच समझौता हुए। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इधर उत्तर प्रदेश के किसानों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। सरकार एवं किसान के बीच करवाहट बढ़ती जा रही थी।
अतः महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में लॉर्ड वेलिंगटन से बातचीत करने को विचार किया, पर उसने गांधी जी से मिलने के लिए इनकार कर दिया। इस पर नाराज होकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भयानक आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी समाप्ति गांधी जी एवं वल्लभ भाई समेत कई दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई। गांधी जी सदा नींबू में पानी मिलाकर पीते थे। जेल में जब नींबू महंगे मिलने लगे तो उन्होंने कहा, नींबू के स्थान पर अब इमली इस्तेमाल की जाए। सरदार पटेल को यह पसंद न आया। उन्होंने विरोध किया। इमली नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है? गांधी जी ने पूछा। उससे हड्डियां गल जाती है। जमना लाल जी तो बराबर इस्तेमाल करते हैं। सरदार पटेल ने उत्तर दिया। उनकी हड्डियों तक वह पहुंच कहाँ पाती है। इन राष्ट्रीय नेताओं के बीच यह हास्य विनोद चल ही रहा था कि तभी जेल में गांधी जी के लिए नारियल की रस्सी से बुनी चारपाई आई। सरदार पटेल का विचार था कि चारपाई की रस्सियां हटाकर उसे निवार में बुन दिया जाए, लेकिन बापू को यह पसंद न था। बोले, देखो, रस्सी की खाट में खटमल हो जाते हैं तो गर्म पानी डालने से निकल जाते हैं। पटेल ने कहा, और निवार को तो केवल धूप में ही रखने से ही काम हो जाता है। गांधी जी बोले, पर निवार मैली हो जाती है। सरदार पटेल ने अविलंब जवाब दिया, धोबी को भेजिए, समस्या समाप्त। गांधी जी ने दूसरा तर्क प्रस्तुत किया, जानते हो मेरी माँ ऐसी ही खाट से अदरक छीला करती थी। सरदार किंचित मुस्कुराए, बोले, इसलिए तो कहता हूँ कि इस खाट पर सोने से आपके शरीर पर जो थोड़ी सी चमड़ी है वह भी छिल जाएगी। कांग्रेस ने नशाबंदी एवं स्वदेशी आंदोलन जारी रखते हुए सरकार को दुविधा में डाल दिया। पूरे देश कांग्रेस के साथ हो चला। इस बार लगभग 18 महीने वल्लभ भाई पटेल जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद सन 1932 में पटेल जी को कई पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ा, जहां इसी साल उनकी माता की मृत्यु हो गई। वहीं उनके बेटे डाहिया भाई पटेल की धर्मपत्नी की मौत की शिकार हो गई, पर पारिवारिक दुख वल्लभ भाई को डिगा न सके। सन 1933 तक कांग्रेसियों का आंदोलन इतने भयंकर रूप से चल उठा कि ब्रिटिश सरकार डर गई। फलतः उसने कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। वल्लभ भाई के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी जेल से बाहर आ गए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः इलाज के लिए यूरोप चले गए, जहां उनकी मुलाकात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्रों में से एक सुभाष चंद्र बोस से हुई। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ने वहां विट्ठल भाई की भरपूर सेवा की, पर उनकी तबीयत अधिक खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर बम्बई लाया गया तब वल्लभ भाई पटेल नासिक जेल में थे। सरकार ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हम आपको छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने भाई की अंतिम क्रिया कर सकें, पर इसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा कि आप कहीं भी कोई भाषण नहीं देंगे तथा प्रतिदिन पुलिस को अपने कार्यों की जानकारी देते रहेंगे। वल्लभ भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु के चलते एक तो पहले से ही परेशान थे और इस प्रकार से शर्तें सुनकर वे और भी अधिक दुखित हो गए। इस कारण उन्होंने सरकार के दोनों शर्तें मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल कुछ दिनों बाद उन्होंने इसलिए रिहा कर दिया गया जिससे कि अपनी नाक से परेशान वल्लभ भाई ऑपरेशन करा सके। उसी समय दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें विचार किया गया कि स्वराज पार्टी को दोबारा अस्तित्व में लाया जाए और केंद्रीय असेंबली के चुनाव में भाग लिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया और इससे सरकार ने कांग्रेस पर से रोक हटा ली। बैठक के फलस्वरूप कांग्रेस पार्लियामेंट्री का गठन किया गया। वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्यों में प्रमुख थे अबू कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि। अगला अध्याय, बापू का रखा मान। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए
उस समय जवाहरलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल दोनों के ही नाम सामने आए थे, लेकिन इस पद के पटेल जी मजबूत उम्मीदवार थे। महात्मा गांधी ने तब किसी भी प्रकार का टकराव टालने के उद्देश्य से पटेल जी से अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपना नाम वापस ले लो, मगर क्यों? क्या मुझसे सवाल करोगे? बापू और आपसे सवाल? पटेल ने कहा, महात्मा जी, मैं आपके विचारों से प्रभावित हूँ, इसलिए आपकी बात कभी नहीं टाल सकता, लेकिन शंका का समाधान तो मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। इस प्रकार वल्लभ भाई ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपना नाम वापस ले लिया। पर उन्होंने कहा, मैंने अपना नाम वापस ले लिया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से पूरी तरह सहमत हूँ। कांग्रेस की जनता जानती है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निश्चित रूप से हम दोनों में मतभेद हैं, पर उद्देश्य हमारा एक ही है, और वह है भारत की स्वतंत्रता। फरवरी 1937 तक असेंबली के चुनाव पूरे हो चुके थे। कांग्रेस को पूरे देश में भारी सफलता मिली थी। बम्बई में मंत्रिमंडल का गठन किया गया और प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकारें बनी। वल्लभ भाई ने तब बहुत से किसानों की ज़मीनों जो अंग्रेज़ द्वारा कब्जा कर ली गई थी वापस दिलाई। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे विवादों को बुद्धिमत्ता से सुलझाया। शासन व्यवस्था को पहले से भी और अधिक चुस्त दुरुस्त किया। वह जनता का पूरा ध्यान रखते थे। यदि कोई राज्य की सरकार वहाँ की जनता के हितों की अनदेखी करती तो वल्लभ भाई उसके खिलाफ कदम उठाने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे। उनकी न्यायप्रियता अद्भुत थी। अब भारतीयों के अधिकारों में मामूली सी बढ़ोतरी तो हो गई थी, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ सरकार भी की भारत में उपस्थिति ने वल्लभ भाई समेत देश के सभी नेताओं को विचार करने को मजबूर किया हुआ था। वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया एवं ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। अंततः भारत सरकार ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। देश के सभी बड़े नेता इस घोषणा से सकते में आए, क्योंकि सरकार ने यह घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल की अनुमति लिए बिना ही कर दी थी। इसके लिए वल्लभ भाई ने सरकार से अपनी घोर आपत्ति जताई। उन्होंने सिंह की भांति गरजते हुए कहा, पहले सरकार हमारे देश को आज़ाद करने की घोषणा करे, तभी हम जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने पर विचार कर सकते हैं। इस विरोधाभास से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया। गांधी जी ने तुरंत ही कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूरी स्वतंत्रता के पक्ष में पहले स्पष्ट घोषणा करे। नेताओं की इस मांग के चलते वायसराय ने घोषणा की, ब्रिटेन भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार है एवं युद्ध के खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समस्त संप्रदायों एवं निहित स्वार्थ वालों की सम्मति से संशोधन कर दिया जाएगा। विश्व युद्ध पूरा होने पर इंग्लैंड एवं उसके सहयोगी ने विजय प्राप्त की एवं ब्रिटिश सरकार ने तब शिमला में भारत के प्रतिनिधियों की बैठक तो बुलाई, पर उस बैठक में उसने वल्लभ भाई एवं गांधी जी समेत दूसरे नेताओं को टाल मटोल करके बात को टालने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि सांप्रदायिक की आड़ में प्रत्यक्ष में भारत का शुभचिंतक जबकि अप्रत्यक्ष में भारतीयों के हितों पर कुठाराघात करने की तरह तरह से हथकंडे अपनाए। इससे कांग्रेस सत्ते में आ गई और उन्होंने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। वल्लभ भाई ने जगह जगह जाकर अंग्रेज सरकार के कुकृत्य की जानकारी जनता को देते हुए उन्होंने आंदोलन के बारे में बताया। देश के कई भागों में उन्होंने भाषण देते हुए राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया एवं भारतीय जनता में एक नए जोश का संचार करते हुए वह कहते थे, राष्ट्रीय चेतना को संसार की कोई ताकत दबा सकती है क्या?
अंग्रेजी सरकार का कथन है कि यदि वे चले गए तो हमारा क्या हास्य होगा। यह एक मूर्खतापूर्ण एवं विचित्र प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न प्रतीत होता है कि जैसे कोई चौकीदार अपने मालिक से कहे कि यदि वह चला गया तो उसके मालिक का क्या होगा। इसका सही उत्तर है कि अपनी समस्याओं से हम स्वयं निपट लेंगे, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो या राष्ट्रीय। तुम अपना रास्ता देखो, हम या तो दूसरा चौकीदार रख लेंगे या खुद ही अपनी रखवाली करेंगे। पूरे देश अंग्रेज सरकार की मनमानी के खिलाफ खड़ा हो गया और सत्याग्रह की लपटों में सरकार ने जब देखा कि उसका सिंहासन हिल उठा है तो सरकार ने वल्लभ भाई समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेलों में ठूस दिया। पर वल्लभ भाई के खराब स्वास्थ्य के चलते जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियां पूर्व की भांति चलने लगी। मार्च 1942 में क्रिप्स को भारत भेजा गया। उसने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके सहयोगी को दी। प्रस्ताव में कहा गया था कि यथाशीघ्र भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाएगा। सभी दलों के सहयोग से संविधान परिषद का गठन किया जाएगा। प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर वहां के प्रतिनिधियों को संविधान परिषद में रखा जाएगा। कोई प्रांत यदि भारत से अलग रहना चाहेगा तो उसे इसकी छूट होगी और भारतीय सेना की देखभाल ब्रिटिश सरकार के हाथों होगी। नेताओं ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, जिससे स्पष्ट था कि अभी भी भारतवासियों को अंग्रेज के अनुसार ही चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ गांधी जी सहित देश के सभी नेता जानते थे कि अंग्रेज अभी विश्व युद्ध की घटना से प्रभावित हुआ है, इसलिए यही वो उचित समय है जबकि भारत को उनके चंगुल से छुटकारा आज़ादी दिलाई जा सकती है। गांधी जी ने इस सुनहरे अवसर को पहचानते हुए नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जगह जगह कांग्रेसों की बैठकें होने लगी। अब सभी का ध्यान इस नारे पर था। धीरे धीरे पूर्ण जब भारत की जनता आंदोलन से जुड़ गई एवं देश के प्रत्येक कोने से लोग गुस्से में दहाड़ने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश के सभी नेता इस मौकों का लाभ उठाना चाहते थे। वल्लभ भाई भी आंदोलन में नई ऊर्जा भरने का काम प्रयत्नशील थे। जुलाई 1942 को लोकल बोर्ड के मैदान में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, आप अपने मन से डर निकाल दें, ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा। हमें अंततः यह कभी ना कहना पड़े कि गांधी जी अकेले थे। जब वह 74 वर्ष का अवस्था में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने निकल पड़े हैं, तब तो हमें देश की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। आपसे मांग की जाए अथवा ना की जाए, समय आए या ना आए, किंतु आपके लिए अब यह पूछने को नहीं रह जाता है कि कैसा कार्यक्रम है। इस विषय पर प्रश्न मत कीजिए, बैठे मत रहिए। देश की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में अपना सहयोग दीजिए। हमने अंग्रेजों को यह चेतावनी दे दी है कि अब वे हमारा देश छोड़कर चले जाएं। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अब हमें स्वतंत्र होना ही है। उनकी गुलामी अब एक क्षण के लिए भी सहन नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार वल्लभ भाई की जगह जगह भाषण देते हुए एवं आम जनता को देश की स्वतंत्रता में सहयोग देने की अपील करते। लोगों में इस प्रकार लगातार बढ़ती चेतना से अंग्रेज सरकार घबरा गई एवं उसके गांधी जी और वल्लभ भाई को गिरफ्तार कर लिया। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर उनके बेटे डाहिया भाई पटेल ने आंदोलन को तेज करने का प्रयास किया। उन्होंने जगह जगह महात्मा गांधी वल्लभ भाई के द्वारा दिए गए भाषणों की प्रतियां बांटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनता में भयंकर गुस्सा फैल गई। जगह जगह प्रदर्शन, रैली एवं आंदोलन होने लगे। सरकार ने अन्य नेताओं को भी धरपकड़ शुरू कर दी। लगभग 15,000 आंदोलन करने वालों में को कैद कर लिया गया। जेलें कम पड़ गई, पर आंदोलन की तेजी एवं भारतीय जनमानस में जोश बढ़ता चला गया। इससे अंग्रेज सरकार की हताशा बढ़ती जा रही थी
अब अंग्रेज़ों ने हिंसा का सहारा लिया, हजारों लोगों को मारा जाने लगा एवं इससे भी कहीं अधिक संख्या में घायल कर रही। सरकारों ने बूढ़ों को, महिलाओं को एवं बच्चों को भी नहीं छोड़ा, पर आंदोलन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस आंदोलन में छात्र छात्राएं, वकील, व्यापारी, शिक्षक एवं मजदूर सभी कूद पड़े। रेल कर्मचारी काम पर नहीं गए, डाकिया ने हड़ताल कर दी, अध्यापकों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। जून 1945 में वल्लभ भाई को जेल से छोड़ दिया गया। करीब इसी समय महात्मा गांधी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। जब वल्लभ भाई को यह शुभ समाचार मिला तब देश में आंदोलन की तेजी को देखते हुए एवं गांधी जी की रिहाई को केंद्र में रखते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आज़ादी अब अगले ही क्षण आने वाली है। अगला अध्याय, अखंड भारत बनाने का प्रयास। उस दिन दुनिया की सबसे कठोर सीमाओं में जकड़ी हुई बिरादरी की वह अंतिम सभा थी। जरी हुई सुनहरी पोशाकों, तमगों से चमचमाती हुई वर्दियों, हीरे जवाहरात से दमकती हुई पगड़ियों में सजे धजे पसीनों से तरबतर भारत के 75 सबसे महत्वपूर्ण महाराजा और नवाब और 74 दूसरे राजे महाराजों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके दीवान नई दिल्ली की उमस भरी गर्मी में पटेल के मुंह से यह सुनने के लिए जमा हुए थे कि विलय के बाद उनकी हैसियत भारत संघ में क्या होगी। वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमें अपनी संस्कृति पर गौरवपूर्ण अनुभूति है और यह दुखद बात है कि हम में से बहुत से लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी बाहरी ताकत हमें टुकड़ों में नहीं बांट सकती है। हम सभी का भला इसी में है कि हम सब एक साथ रहें एवं पूरे देश में लागू करने के लिए एक ही कानून बनाएं। इसलिए मैं हर राज्य के शासक और प्रजा से भारत के संविधान का अंग बनने का प्रार्थना करता हूँ। अंग्रेजों ने प्रत्येक रियासत को स्वतंत्र कर दिया है। यदि कोई भारत संघ में ना मिलना चाहे तो हैदराबाद के निजाम ने प्रश्न किया, जो राज्य 15 अगस्त के पहले तक भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या अंग्रेजों द्वारा दी गई रियासतों की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है? अर्थ है, केवल इतना ही, संघ के साथ मिलकर रहना होगा। नरेंद्र मंडल के उस छोटे से चंद्राकार कमरे में अपने सामने बैठे हुए इन दुखी लोगों को पटेल बड़े शांत भाव से घूर कर देखते रहे। उन्होंने अपने श्रोताओं से अनुरोध किया, सभी विलय के समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपनी रियासतों को लेकर भारत में शामिल हो जाएं। चारों तरफ खामोशी थी, जैसे कि राजा महाराजा को सांप सूंघ गया हो, पर पटेल शांत रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना जारी रखा, हथियार उठाने का नतीजा खून खराबे और तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आज से 10 साल बाद की बात सोचिए कि उस वक्त भारत की और दुनिया की हालात क्या होगी और फिर उसी हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। इतिहास के उतार चढ़ाव की इस दलील पर वहाँ पर जमा भांति भांति के लोगों पर उतना असर नहीं हुआ जितना कि पटेल की उस बात का जो उन्होंने इसके बाद कही। उनका अस्तित्व मिटने वाला था। जिस दुनिया से वे परिचित थे वह ढह रही थी, लेकिन जिस दलील का उसमें से कुछ लोगों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ उसका संबंध मीनाकारी के उन रंग बिरंगों टुकड़ों से था जो उनके सीने पर चमक रहे थे। पटेल ने स्पष्ट कहा, अगर आप लोग विलय के समझौते पर दस्तखत कर देंगे तो मैं और कांग्रेस आप लोगों को इस बात की अनुमति दे देंगे कि आप ब्रिटेन के बादशाह से सम्मान और उपाधियां पहले की तरह ही पाते रहें। अपना भाषण समाप्त करने के बाद पटेल ने उस महाराजा से प्रश्न पूछने को कहा। पटेल उन लोगों की बेतुकी बातें सुनकर दंग रह गए। उन लोगों को जिन चीज़ों से दिलचस्पी थी उनमें से कुछ तो ऐसी बेतुकी थी कि
पटेल एक क्षण के लिए यह सोचने लगे कि इन लोगों को और उनके दीवान लोगों को यह पता भी है या नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस प्रतिष्ठित सभा में भाग लेने वाले एक सज्जन को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर उन्होंने भारत में अपनी रियासत का विलय कर दिया तो क्या आज की तरह उन्हें अपनी रियासत में जंगलों में शेर का शिकार करने का अधिकार रहेगा। एक और रियासत के दीवान ने, जिनके मालिक को ऐसी नाजुक घड़ी में यूरोप के जुए खाने और नाच घरों में रंगोलियां मनाने के अच्छा और कोई काम नहीं सूझा था, यह बहाना पेश किया कि चूंकि इस समय उनकी रियासत के शासन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए यह फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा रास्ता अपनाएं। पटेल एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने अपने सामने रखा हुआ बड़ा सा कांच का गोला पेपर वेट उठा लिया। कांच के उस गोल टुकड़े को अपने हाथों में किसी प्राचीन भारतीय साधु महात्मा की तरह घुमाते हुए उन्होंने कहा, मैं अभी अपने गोले में देख कर बताता हूँ कि आपका जवाब क्या हो। अपने माथे पर बल डालकर वह कांच के उस गोले को बड़े रहस्यमय ढंग से घुमाते रहे। लगभग 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, जिसके दौरान सभा भवन में कुछ अधिक स्थूल काया वाले नरेशों की सांस लेने की आवाज़ ही सुनाई देती रही। भारत में महाराजा भी ऐसे जादू टोने को मजाक समझकर टाल नहीं सकते थे। पटेल ने बाकी नौटंकिया ढंग से स्फुट स्वर में कहना शुरू किया, ओह, वह रहे आपके महाराज साहब, वह जहाज़ के कप्तान की मेज़ पर बैठे हैं। वह पूछ रहे हैं कि कहिए क्या बात है। वह कह रहे हैं विलय के समझौते पर दस्तखत कर दीजिए। पटेल साहब ठीक कह रहे हैं, यदि ऐसा नहीं किया तो उनका मालिक फिर भगवान ही होगा। फिर पटेल ने कहा, यदि आप लोगों ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए तो समझ लीजिए कि आप जल्दी ही एक क्रांति का सामना करने वाले हैं। थोड़े ही समय बाद आपकी सार्वभौम सत्ता आपसे छिन जाएगी, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने अनुरोध किया, 15 अगस्त को जिस नए भारत का उदय होने वाला है उसकी ओर से मुंह ना मोड़िए। उस भारत के पास विदेशों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए काफ़ी संख्या में योग्य आदमी नहीं होंगे। उसे डॉक्टरों, वकीलों, योग्य प्रशासकों और सेना में अंग्रेज़ों की जगह लेने के लिए प्रशिक्षित अफसरों की ज़रूरत होगी। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई राजे महाराजे विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपको अपनी रियासत में शासन का कामकाज चलाने का अनुभव है। आप लड़ाई में अपने जौहर दिखा चुके थे। आप में अनेक ऐसे कौशल हैं जिनकी भारत को ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैं नए भारत के निर्माताओं में आपकी गिनती सुनना चाहता हूँ। आप भारत के भाग्य विधाता और नए भारत के नव निर्माता होंगे। आपकी हैसियत नए भारत में आज से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि देश की उन्नति आप सब मिलकर अपने आप करेंगे। वल्लभ भाई के इन शब्दों का राज्यों के शासकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत के सम्मिलित होने वाले सबसे पहले राज्यों में ग्वालियर, बड़ौदा एवं बीकानेर थे। अगस्त के पहले सप्ताह में शामिल करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले महाराजाओं एवं नवाबों की भीड़ ही लग गई। इस प्रकार वल्लभ भाई ने राजकोट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र संघ के राज्य, मालवा का राज्य संघ, पंजाब राज्य संघ, फरीदकोट, विंध्य प्रदेश, राजस्थान संघ, ट्रावनकोर, कोचीन, रायपुर, भोपाल आदि को भारत के अधीन कर लिया। जूनागढ़ रियासत की भी शुरुआती आनाकानी के बाद भारत में शामिल कर ली गई, पर कई रियासतों ने अभी भी विलय को स्वीकार नहीं किया था और कुछ शासकों के लिए विलय के करारनामे पर हस्ताक्षर करना बहुत क्रूर आघात सिद्ध हुआ।
मध्य भारत के एक राजा हस्ताक्षर करने के कुछ ही सेकंड बाद दिल के दौरे से वहीं गिरकर मर गए। धौलपुर के राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इससे हमारे पूर्वजों का और ब्रिटेन के बादशाह के पूर्वजों का वह पुराना संबंध टूट गया जो 1765 से चला आ रहा था। बड़ौदा के गायकवाड़, जिनके किसी पूर्वज ने अंग्रेज रेजिडेंट को हीरे का चूड़ा खिलाकर जिनकी जान लेने की कोशिश की थी, हस्ताक्षर करने के बाद बीपी मेनन की बाहों में लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। छोटी सी रियासत के राजा भी हस्ताक्षर करने से पहले कई दिन तक आनाकानी करते रहे, क्योंकि वह अभी तक राजाओं के शासन करने के दैवी अधिकार के विश्वास रखते थे। पंजाब के 8 महाराजाओं ने महाराजा पटियाला के यहाँ एक औपचारिक भोज समारोह में एक साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला अध्याय, आज़ादी का सूर्योदय। वल्लभ भाई ने आज़ादी के पहले ही 15 अगस्त से पूर्व एक वक्तव्य जारी किया। मेरे प्रिय देशवासियों, हमें अपनी संस्कृति पर गौरवपूर्ण अनुभूति है और यह दुखद बात है कि हम में से बहुत से लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी बाहरी ताकत हमें टुकड़ों में नहीं बांट सकती है। हम सभी का भला इसी में है कि हम सब एक साथ रहें, एक पूरे देश में लागू करने के लिए एक ही कानून बनाएं। इसलिए मैं हर राज्य के शासक और प्रजा से भारत के संविधान का अंग बनने की प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रिय भारत माता का विभाजन हो गया, भला कौन आहत नहीं हुआ इस विभाजन से? किसने नहीं झेली विभाजन की असहनीय त्रासदी? लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने मुल्क में टुकड़े कर दिए। एक तरह से यह बात सच है। हमने सोच विचार कर यह जिम्मेदारी ली है, किसी के डर या दबाव से नहीं। हिंदुस्तान के टुकड़े करने का मैं कट्टर विरोधी था, लेकिन जब मैं केंद्रीय सरकार में आकर बैठा तो देखा कि सांप्रदायिकता का जहर चपरासी से लेकर ऊंचे अधिकारियों तक फैल गया है। ऐसी हालात में रहकर लड़ते रहने और तीसरे से बीच बचाव कराते रहने से अलग हो जाना ही अच्छा है। कुछ सप्ताह बाद 2 सितंबर को हमें केंद्रीय सरकार में आए 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। कलकत्ते में मारकाट मचने के कुछ ही दिन बाद केंद्रीय सरकार में आए दोनों जातियों हिंदू मुसलमानों में बहुत वैर भाव है। कलकत्ता, लाहौर और बम्बई में जाकर देखिए तो जगह जगह पाकिस्तान बन गए हैं। मुसलमान मुल्लों में कोई हिंदू नहीं जा सकता। रावलपिंडी में जाकर देखिए तो वहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। हमने देख लिया कि जब तक विदेशी सरकार रहेगी तब तक इस प्रश्न का निपटारा संभव नहीं होगा। अंग्रेज सरकार ने 1.5 वर्ष बाद सत्ता छोड़ने का निश्चय किया। तब असम, पंजाब, बंगाल सरहद प्रांतों की तरफ दंगे हुए, खून खराबे हुए। हमने सरकार से कहा, आप जल्दी चले जाइए। तब उन्होंने कहा कि तुम आपस में फैसला कर लो तो हम चले जाएं। इस पर हमने कहा कि अच्छा, पाकिस्तान की बात हमें मंजूर है, परंतु बंगाल और पंजाब के टुकड़े कर दीजिए। हमने मजबूरी से यह बात मानी, पर परिणाम यह हुआ कि सरकार जो जून 1948 में सत्ता छोड़ने वाली थी, उसकी बजाय उसने 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ने का तय किया। सेना और अधिकारियों वगैरह का भी बंटवारा कर दिया। अब हम कितना भी लड़ें तो भी एक प्रजा से 2 प्रजा नहीं हो सकते। देश के टुकड़े होने पर भी प्रजा के टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े कौन कर सकता है? नदी और पहाड़ के टुकड़े हो सकेंगे। मुसलमानों का भी मूल यही है। यहाँ जुम्मा मस्जिद है, ताजमहल है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ एक हुए बिना उनका छुटकारा नहीं। आज जो सरकार बन रही है उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। सेना में जितने मुसलमान थे वे उस तरफ चले गए और हिंदू इस तरफ रह गए।
ऐसी सेना में राष्ट्रीयता कहाँ से आएगी। हिंदू चपरासी और कलड़ अब इधर आ गए हैं और मुसलमान उधर चले गए हैं, मगर जब मुश्किल पड़ेगी तब वे लौट आएंगे। हमारा राज्य सांप्रदायिक राज्य नहीं है। देश के टुकड़े हो जाने के बाद भी हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी भी बहुत है। बीते हुए समय को सपने की तरह भूल जाइए, पाकिस्तान को भूल जाइए। हाँ, एक बात है, उनकी तरफ से झगड़ा करने की कोशिश की जाए तो फिर हमारे बदन में ताकत होनी चाहिए, हम में संगठन होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वह सुनहरा दिन बना जबकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे की स्वीकृति के साथ साथ हमने अपनी आज़ादी पाई। ज्योतिषियों के अनुसार 15 अगस्त 1947 अत्यंत शुभ मुहूर्त था। नए भारत के अस्तित्व में आने के लिए सारा देश लेजिस्लेटिव असेंबली में मध्य रात्रि को नेहरू का भाषण सुनने को बेताब था। नेहरू ने कहा, मध्य रात्रि के बाद हिंदुस्तान एक नव जीवन और आज़ादी के साथ जगेगा। एक ऐसा क्षण बहुत ही दुर्लभता से इतिहास में किसी को मिलती है। एक ऐसा पल जब भारत के लोग भूतकाल से निकलकर एक नए भविष्य की ओर जाएंगे, जब एक युग समाप्त होता है और राष्ट्र की आत्मा को जो अतीत तक घुटी हुई थी एक बार फिर से अभिव्यक्ति पाएगी, भविष्य की ओर जा रही है। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यद्यपि कांग्रेस कार्य समिति के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर महात्मा गांधी की इच्छा यह थी कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वल्लभ भाई ने अपने निजी हित को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, बल्कि लौह पुरुष ने तो जीवन भर यही किया था। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के शासक अभी भी अपनी अलग ही रियासतें रखना चाहते थे। खैर, जूनागढ़ और कश्मीर तो पटेल की सूझबूझ से भारत का अभिन्न अंग बन गए, लेकिन हैदराबाद का निज़ाम टस से मस नहीं हो रहा था। वह भारत के अंदर एक मुस्लिम राष्ट्र यानी कि दूसरा पाकिस्तान बनाकर रखना चाहता था। जब उसने एक सुनी तो सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो यानी हैदराबाद पर हमला बोलने की शुरुआत की। 48 घंटे के अंदर हैदराबाद नामक स्टेट का अस्तित्व खत्म हो गया। निज़ाम के मुर्गों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सरदार भाई पटेल हेलीकॉप्टर से सीधे हैदराबाद के लिए रवाना हुए। निज़ाम हैदराबाद पटेल की अगवानी करने स्वयं बेगमपेट हवाई अड्डे पर आए। अगला अध्याय, पटेल और गद्दार मलिहाबादी। पटेल के लिए मुसलमानों के अंदर बहुत ही गलत एवं अनावश्यक दुराग्रह था, जबकि सच्चाई यह है कि पटेल तो राष्ट्रवादी मुसलमानों से बहुत हमदर्दी रखते थे। पटेल ने प्रकाशन विभाग को जो कि उनके अधीन था, ऐसी उर्दू पत्रिका निकालने का निर्देश दिया जो पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका में समकक्ष हो, और इस तरह जन्म हुआ उर्दू मासिक आजकल का, जिसने अपने पहले अंक में ही उर्दू पत्रिका में अद्वितीय स्थान बना लिया था। उर्दू के प्रख्यात शायर जोशी मलिहाबादी इसके प्रथम संपादक नियुक्त हुए, पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव ने अधिकारियों में काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया था। उनका नाम पटेल को यूपी की तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने सुझाया था। पटेल के निजी सचिव वी शंकर भी उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने भी इस नाम का अनुमोदन किया, पर इस नाम का संगठित विरोध भी काफ़ी था, क्योंकि जोश प्रमुख कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों से पटेल को काफ़ी एलर्जी थी। पटेल ने अपने सचिव से पूछा, सुना है कि जोश बुरी आदतों के भी शौकीन हैं। यह आरोप तो उनके ऊपर निराधार है, तो आपकी दृष्टि में जोश कैसे हैं? उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रभक्ति की रही है। उनकी रचनाएं अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध
की आग का कार्य करती थी, इसलिए तो उन्हें विद्रोही कवि कहा गया। ओह, तो ठीक है, उसकी कोई कविता सुनाओ। शंकर के मुख से जोश की कुछ रचनाएं सुनकर पटेल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त जोश की नियुक्ति का आदेश कर दिया। पर विभाग के सचिव NC मेहता इस आदेश को महीनों दबाए रखे, क्योंकि वे जानते थे कि जोश पाकिस्तान समर्थक है और देश का एक गद्दार, जिसके बारे में पटेल के समक्ष उनकी विपरीत छवि अर्थात देशभक्ति की छवि पेश की गई है। एक दिन अचानक शंकर से पटेल ने पूछा, जोश ने पत्रिका का काम शुरू किया है कि नहीं? मेरी जानकारी में अभी तो नहीं किया। क्या? पटेल की आंखें लाल हो गई। कोई भी अफसर शाह पटेल के आदेश की अवहेलना कर ही नहीं सकता था। मेहता ने मेरी अवज्ञा की। उन्हें इसी समय बर्खास्तगी का पत्र भेज दो और जोश जहां भी हो उन्हें तुरंत बुलाकर पत्रिका का कार्य सौंप दो। जोश को पत्रिका का कार्य सौंप दिया गया, पर वे तो अंदर ही अंदर पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के सपने देखा करते थे। नेहरू से उनकी खूब पटती थी। जब जोश मलिहाबादी ने आजकल के संपादक पर भार संभाला तो एक दिन वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। कहिए, कैसे हैं जोश साहब? अल्लाह का करम है। कभी तो पटेल का भी करम समझ लिया करो, वे तो आपके ही महकमे के वजीर हैं। उनसे अब तक मुलाकात की या नहीं? नहीं, मैंने उनसे अब तक भेंट नहीं की और ना ही करना चाहता। क्यों? नेहरू जी ने पूछा। उनसे मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते? उनका चेहरा मुजरिमों का सा है। इस पर नेहरू जी ने बड़ा ही कहा लगाया और फिर जोश से कहा, नहीं नहीं, आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए। मैं फ़ोन पर अभी आपकी मुलाकात तय किए देता हूँ। नेहरू जी तुरंत फ़ोन लगाया। बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार, उधर से आवाज़ आई। कहिए पंडित जी, कैसे स्मरण किया? स्मरण क्या, जोश साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ओह जोश साहब, उधर से आवाज़ आई। अभी भेज दीजिए। उनसे मिलने का इच्छुक तो मैं भी हूँ। और फिर जोश साहब थोड़ी ही देर में पटेल साहब की कोठी पर जा पहुँचे। पटेल धोती बांधे हुए बरामदे में खड़े हुए थे। स्वागत, शुक्रिया। जोश साहब ने पटेल से हाथ मिलाते हुए कहा, सरदार साहब, मुझे आपसे मिलने का खास इश्तियाक था। आपको मुझसे मिलने का क्यों इश्तियाक था? इसलिए कि मैं आपकी बहुत सी बुराइयां सुन चुका हूँ। बुराइयां? कहकर मधुर सी मुस्कान के साथ वह उन्हें एक कमरे में ले गए। आपने यह सुना होगा कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ। आप जितने भयंकर स्पष्टवादी हैं उतना ही मैं भी हूँ। इसलिए आपसे साफ साफ कहता हूँ कि मैं आप जैसे उन तमाम मुसलमानों की बड़ी इज्जत करता हूँ जिनके खानदान बाहर से आकर यहाँ आबाद हो गए हैं, लेकिन मैं उन मुसलमानों को कतई पसंद नहीं करता जिनका ताल्लुक हिंदू कौम के शूद्रों है। उन लोगों ने मुसलमानों की हुकूमत के संपर्क में आकर इस्लाम कबूल किया था। ये लोग दरअसल बड़े मुतअस्सब, शरी और फिसादी हैं और कम गिनती में होने के बावजूद ज़्यादा गिनती के हिंदुओं को दबाकर रखना चाहते हैं। सरदार साहब, पहली बात तो यह कि दुनिया में तमाम इंसान एक ही नस्ल के हैं। मैं जात पात का बिल्कुल भी कायल नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि आज से 200 या 300 साल पहले किसी का परदादा नीच जाति का हिंदू था तो क्या आपका ख्याल है कि उसके अंदर जातिगत गुण आज भी है? आज भी वह शूद्र ही होता चला आ रहा है। संस्कार कभी बदलते नहीं। जाति प्रथा को मैं भी नहीं मानता, लेकिन नीच जाति के मैं उन्हें मानता हूँ जिन्होंने कभी मुसलमान हुकूमत से डरकर इस्लाम स्वीकार किया और अब अपने को पाक समझते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था चली आ रही है।
उनका तर्क वितर्क चल ही रहा था कि तभी पटेल साहब के सचिव ने आकर कहा, आपने महाराजा पटियाला को टाइम दिया था, वह आ गए हैं। ठीक है। सचिव की बात का जवाब देकर उन्होंने जोश से कहा, बरखुरदार, फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी पटियाला महाराज से भेंट कर ली जाए। ये राजा महाराजा भारत की अंतिम निशानियां हैं। पटेल महाराजा पटियाला से मिलने चले गए तो जोश कोठी के निकल अपनी आवास की तरफ चल पड़े, लेकिन तभी उनकी भेंट मौलाना आज़ाद से हो गई। आज़ाद ने अपनी मोटर रोककर जोश को आवाज़ दी, जोश साहब, आप और सरदार पटेल। जोश ने गर्दन झुका ली, क्योंकि मौलाना आज़ाद उनकी विचारधारा को जानते थे। दोस्ती संस्कृत के देवता और उर्दू समर्थक के बीच बात कुछ हजम नहीं हुई। आज़ाद का व्यंग सुनकर पुलिस एक्शन में हैदराबाद में नष्ट हुए उर्दू संस्थाओं की अर्धसत्य कहानियाँ उसे स्मरण हो आई। वह सोचने लगे, क्या हिंदुस्तान को इसलिए आज़ाद कराया था कि उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। एक तरफ तो उर्दू पत्रिका का दिखावा और दूसरा तरफ राष्ट्रभाषा हिंदी बना दी। हिंदी में रहते उर्दू की उन्नति भला कैसे संभव है। फिर उनके कान में दतिया रियासत के वजीर आजम काजी अजीउद्दीन के स्वर गूंज पड़े, मैंने कहा था ना, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है तो हिंदुस्तान मुसलमानों का तहतैग कर डालेंगे। फिर मन ही मन एक और विचार उठा, पाकिस्तान बनाने वालों ने यह क्यों नहीं सोचा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनका हश्र क्या होगा। वे एक एक मुसलमान को पाकिस्तान क्यों नहीं ले गए। पटेल की भेंट जोश से पहले कभी नहीं हुई थी। उनके सामने तो जोश की देशभक्त की छवि पेश की गई थी। उसी के आवेश में उन्हें संपादक बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही पटेल से जोश का सामना हुआ तो पटेल उसके अंतर्भावों को तभी समझ गए थे कि मैंने गलत आदमी को चुनाव किया है। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष से कुछ नहीं कहा था, पर यह बात जोश की भांप गए थे। पटेल से उनके वास्तविक विचार भला कब तक छिपे रहेंगे, क्योंकि पत्रिका में उन्हें कुछ न कुछ तो अपनी पाकिस्तान परवस्ती परोसनी होगी ही। पाकिस्तान परवस्ती को हिंदुस्तानी नेता भला कैसे सहन करेंगे। जोश काफ़ी दिनों तक पत्रिका निकालते रहे। उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता रहा और सरकारी सुविधा सो अलग, लेकिन वे पाकिस्तान से भी बराबर संपर्क बनाए हुए थे और भारत के कई गुप्त भेद पाकिस्तानी आकाओं को सौंपते रहे। अंततः भारत सरकार के कानों में इस बात की भनक लग गई और उन्होंने गुप्त रूप से जोश के खिलाफ जांच करने का आदेश जारी कर दिए। पर इसकी भनक जोश को भी लग गई कि उसके खिलाफ जांच की जा रही है, इसलिए वे एक दिन चुपके से पाकिस्तान चले गए। उनके एक आका सिकंदर मिर्ज़ा तब पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक थे। उन्होंने जोश को लाखों रुपए पुरस्कार में देने का वादा कर रखा था। जिन्हें भारत में कभी पद्म भूषण मिला था, उसे पाकिस्तान, जिसकी वह प्रत्यक्ष निंदा किया करता था, उसकी धरती पर कदम रखने के बाद पुरस्कार में उन्हें कराची में रिक्शे चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए। कुछ सिनेमा घरों में हिस्सेदारी मिली और लाखों रुपए पुरस्कार में मिले। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए देशभक्त का चोला पहनने वाला एक मुसलमान भारत के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान चला गया। उसने सांप्रदायिक सद्भाव को ऐसी चोट पहुंचाई कि उनके इस कृत्य ने हिंदुओं में मुसलमान के प्रति पुराना संदेह फिर जगा दिया। अगला अध्याय, पटेल और निजामुद्दीन औलिया। पटेल गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी उनके पास उनके सचिव वी शंकर जा पहुँचे। उठिए साहब, जल्दी उठिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। क्या हुआ? आंख मलते हुए पटेल उठ गए। आधी रात को क्यों? आसमान सर पर उठा रखा है। पटेल ने अपने सचिव से पूछा। कुछ लोगों ने दक्षिण दिल्ली को निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कब्जा कर लिया है। कौन है वे लोग? शरणार्थी है, पाकिस्तान से आए हैं।
और उन्होंने उस स्थल को अपना आवासीय परिसर बना लिया है। क्या उन्हें और कोई जगह नहीं मिली? नहीं, उनका कहना है कि वे लाहौर में कृष्णा मंदिर के परिसर में रहते थे और मुसलमानों ने वहां पर मंदिर को ध्वस्त कर उसे मस्जिद में बदल दिया है। इसलिए प्रतिशोध स्वरूप उन्होंने यहाँ दिल्ली में दरगाह को अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ तो अच्छी बात नहीं, पाकिस्तान में मुसलमानों ने क्या किया है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम दिल्ली में किसी भी मुस्लिम धर्म स्थल पर हिंदुओं का कब्जा नहीं होने देंगे, क्योंकि बापू का ऐसा आश्वासन दिया है। ओह, यह बापू भी। चलो, कहते हुए पटेल कंधे पर चादर रखकर वहाँ से तुरंत निकल पड़े और थोड़ी ही देर में निजामुद्दीन जा पहुँचे। सबसे पहले वे थाने में गए और दरोगा को फटकार मारते हुए बोले, तुम लोग क्या करते हो? क्या हुआ साहब? थानेदार गिड़गिड़ाया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा कहाँ किया सरकार? उन्होंने तो वहाँ पर शरण ली है। हम कुछ नहीं जानते। उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दो, और यदि आपसे ऐसा नहीं किया और वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई तो तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मगर सरकार, अब क्या हुआ? उन शरणार्थियों को कहाँ भेजें? उन्हें बिरला मंदिर के परिसर में भेज दो। धार्मिक लोग हैं, उनके लिए दरगाह में शरण लेना उचित नहीं, मंदिर में उचित रहेगा। फिर थोड़े सहज होकर बोले, सुनो, शरणार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन पर सख्ती नहीं बरतनी है और बड़े प्यार से दरगाह से निकालकर उन्हें मंदिर परिसर में पहुंचा देना है। जो आज्ञा सरकार, दारोगा ने कहकर गर्दन झुका ली। अगला अध्याय, पटेल का निधन। 21 नवंबर 1950 के बाद से सरदार पटेल की तबीयत गिरने लगी। वे 75 वर्ष के हो गए थे। उनकी परिचर्या में 2 नर्सें रखी गई, एक दिन की ड्यूटी पर और दूसरी रात की। 5 सितंबर 1950 को सरदार को आभास हो गया था कि अब उनका अंत समय निकट है। मणिबेन उनके साथ साथ थी, तो उन्होंने उससे पूछा, कुछ विशेष खाने को जी करता है क्या? नहीं मणि, विशेष खाने को जी नहीं, बल्कि कुछ विशेष गाने को जी कर रहा है। गाने को जी? और आपका? क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप और संगीत के उपासक कब से हो गए? क्यों? पटेल ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि लाल किले पर बिस्मिल्लाह की शहनाई बजवाने वाले हम ही हैं? वह तो जानती हूँ, लेकिन इस आधी रात को गाने की इच्छा। उन्होंने पूछ लिया, किसी गायक को बुला लिया जाए क्या? मृत्यु का संगीत सुनने के लिए गायक की क्या ज़रूरत है? पटेल ने कहा, अंत यात्रा, वो उस पथ का पथिक अपना संगीत खुद ही गाता है। ओह, तो गाओ ना। तुम थोड़ा बाहर जाओ, तभी तो गाऊं, क्योंकि मैं तो बाथरूम में गाने वाला आदमी हूँ। मनी बाहर चली गई और तभी पटेल ने गाना शुरू किया। जिंदगी का यह तमाशा चंद रोज, मारी नार तमारे हाथ, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मंगल मंदिर खोलो दया में। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों की राय पर पटेल को मुंबई ले जाया गया। राजेंद्र प्रसाद नेहरू, राजगोपालाचार्य, गाडगिल, घनश्याम दास बिरला और बीपी मेनन ने उन्हें हवाई अड्डे पर विदा दी। पटेल ने विमान के द्वार के निकट कुर्सी पर बैठकर सब उपस्थित जनों को हाथ जोड़कर अंतिम नमस्कार किया। बम्बई के 2 डॉक्टर गिल्डर और डॉक्टर नाथूभाई पटेल उनके साथ ही बम्बई गए। मणिबेन तो साथ में ही थी। पटेल का विमान 4.5 घंटों में बम्बई पहुंच गया। दिल्ली से बम्बई की उड़ान ने उन्हें थका डाला। बम्बई में उन्हें बिरला हाउस में रखा गया। बम्बई में पटेल की हालत बिगड़ती गई। शुक्रवार 15 दिसंबर 1950 को प्रातः 3 बजे उन्हें हृदयघात हुआ। वे बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें कुछ होश आया
मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर दिया। उसी दिन प्रातः 9:37 पर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सरदार पटेल की चिता पर प्रणाम करने वाले असंख्य लोग थे। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, राजगोपालाचारी और दूसरे हजारों लोगों ने उन्हें सारे मतभेद भुलाकर भींगी आंखों से विदाई दी। उनके हिंदू राष्ट्र के समर्थक गुरु गोवलकर भी थे। इस प्रकार सरदार पटेल शारीरिक रूप से तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कृत्य आज भी हम भारतवासियों के जिस्म में राष्ट्र एकता की ज्वाला धधकती है। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित ही राष्ट्र की एकता और अखंडता का सद्भाव रखना चाहिए। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। एक प्यारा सा संदेश कमेंट बॉक्स में मेरे लिए निश्चित ही छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।